स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है उसका ये वीडियो नंबर 1 है इस सेशन का 2022-23 का। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम आज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसका जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो करेंगे ओवरऑल फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या थे आज़ादी के समय में। उस समय में जब अंग्रेजों का शासन था उस समय हमारे देश की इकोनॉमी के क्या फीचर थे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओवरऑल फीचर्स को हम समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अपने इंडिपेंडेंस के साल में किस तरीके से हमारी इकोनॉमी थी। ओके जी, तो ऑन द ईव ऑफ का मतलब क्या होता है? उस समय में जब अंग्रेजों का शासन था, या यूं कह लीजिए जिस समय हमारी आज़ादी हमें मिलने वाली थी 1947। ठीक है जी। तो ओवरऑल फीचर में जब हम शुरू करेंगे, मैं इसका इंट्रो के फॉर्म में आपको बताता हूँ, इंट्रोडक्शन के फॉर्म में। प्रायर टू ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के आने से पहले, ठीक है, इंडियन जो इकोनॉमी थी, हमारी जो इकोनॉमी थी वो कैसी इकोनॉमी थी? एक वाइब्रेंट, क्या थी? एक वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट इकोनॉमी कौन सी होती है? ठीक है, इकोनॉमी। वाइब्रेंट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? वाइब्रेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो आज के साथ साथ आने वाली फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखती हो। उस तरीके की इकोनॉमी थी कि वो आपकी जरूरतों को पूरा करने के साथ वो फ्यूचर जनरेशंस एंड प्रेजेंट जनरेशन दोनों की इकोनॉमी का ध्यान रखने वाली थी। और साथ के साथ ये एक प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी। ठीक है जी। मतलब ग्रोथ ओरिएंटेड खुशहाल इकोनॉमी थी, ग्रोथ ओरिएंटेड। ओके स्टूडेंट्स, चलो ये हमारी इकोनॉमी एक प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी। उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि वो एक रूरल इकोनॉमी थी। हमारी इकोनॉमी किस पे बेस्ड थी? रूरल इकोनॉमी थी। बिकॉज उस समय हमारे देश में इतना अर्बनाइजेशन नहीं था। अंग्रेजों के आने से पहले रूरल इकोनॉमी थी और वो सेल्फ कंटेन्ड थी। सेल्फ कंटेन्ड कि वो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं थी। वो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं थी, अपनी चीजें खुद बनाते थे, अपनी जरूरतों के लिए हम पूरा करते थे। हमारा हैंडीक्राफ्ट was वर्ल्ड फेमस था। और हमारी जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी। एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी। मतलब इंडस्ट्री सेक्टर या कृषि सेक्टर जैसा कुछ नहीं था बिफोर। प्रायर मतलब बिफोर ब्रिटिश इंडस्ट्री के, ब्रिटिश रूल आने से पहले। ठीक है, ब्रिटिश रूल आने से पहले हमारे देश की इकोनॉमी कैसी थी? एक वाइब्रेंट इकोनॉमी थी। वाइब्रेंट इकोनॉमी का मतलब होता है कि वो इस जनरेशन के साथ साथ आने वाली फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखने वाली थी। और दूसरा एक प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। प्रॉस्पेरस का मतलब ग्रोथ ओरिएंटेड थी, उसमें ग्रोथ होती थी, खुशहाल इकोनॉमी थी। और रूरल इकोनॉमी थी। रूरल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो गांव पे निर्भर है, गांव वाली इकोनॉमी थी। हमारे देश में शहरीकरण नहीं था, उसमें गांव वाला देश था, सेल्फ कंटेन्ड, हम खुद अपने आप जरूरतें पूरी करने वाले थे। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट हमारा वर्ल्ड फेमस था और एक्सपोर्ट होता था। और एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इकोनॉमी थी। और जैसे ही ब्रिटिश आया फिर क्या हुआ? ये था ब्रिटिश से पहले का। ठीक है, ये क्या था? ब्रिटिश के आने से पहले की बात करें तो उसके बाद जब अंग्रेज आए फिर क्या हुआ, हम उस वक्त की बात करेंगे। तो ये आप नोट्स भी साथ के साथ इसके बनाते जाइए और रिवीजन में भी आपको ये काम आएगा। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल जब स्टार्ट हो गया तब हमारी
इकोनॉमी की क्या बात है, माइंड हम यहाँ पर पॉलिटिकल सिनेरियो नहीं डिस्कस करें, हम इकोनॉमी की बात करें कि उस वक्त आने से क्या हुआ। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी was systematically exploited, सिस्टमेटिकली एक्सप्लॉइटेड। ओके जी, हमारे देश की जो इकोनॉमी थी उसको सिस्टमेटिकली उन्होंने क्या किया, एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री थी उसको सिर्फ वाज एक्सप्लॉइटेड एज अ सोर्स ऑफ देयर इनकम, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, उनकी रेवेन्यू का एक हिस्सा बना दिया गया। ठीक है जी। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज, हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर था हैंडीक्राफ्ट वाला, इंडस्ट्री सेक्टर वाज डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह तबाह कर दिया था उन्होंने, अंग्रेजों ने। ठीक है जी, बाय पुटिंग देयर गुड्स इन डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट मतलब हमारे देश के अंदर उसको गुड्स को उन्होंने पुट इन कर दिया था। वो यहाँ से अपना सामान बेचने लगे थे और उनका सामान मशीनों से तैयार था, तो हमारा हैंडीक्राफ्ट बिकना मुश्किल हो गया था। ठीक है जी। तो इन सारी चीजों के साथ साथ क्या हुआ था, सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन किसका हुआ, इंडस्ट्री का और एग्रीकल्चर का। तो उनके आने पे ब्रिटिश रूल में हमारी इकोनॉमी फिर क्या होगी। सो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी became stagnant and backward। क्या हो गई, स्टैग्नेंट मतलब एक जगह रुकी हुई और पिछड़ी हुई हो। तो ये हमें नुकसान हुआ, वो उन्होंने सिर्फ हमें एक्सप्लॉइट किया, अंग्रेजों ने हमें सिर्फ क्या किया, एक्सप्लॉइट किया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ब्रिटिश रूल्स के आने में ये काम हमारे साथ हुआ। ये थोड़ी दिक्कत हमारी इंडस्ट्री को, हमारी इकोनॉमी को, हमारे एग्रीकल्चर को हुआ। उन्होंने पूरी तरह हमें एक्सप्लॉइट किया इकोनॉमिकली। ठीक है, जब आप हमारी कंट्री में थे, अंग्रेज हमारी कंट्री में थे, ब्रिटिश हमारी कंट्री में थे, तो पूरी तरह हमारा एक्सप्लॉइट हुआ। तो प्रायर के, अब मैं उसका कंपैरिजन समझाता हूँ। प्रायर टू ब्रिटिश रूल, उनके आने से पहले हमारी इकोनॉमी क्या थी, एक वाइब्रेंट इकोनॉमी थी। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल क्या हो गया, हमारी इकोनॉमी क्या हो गई, स्टैग्नेंट हो गई। ओके जी। और ये क्या थी, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी। ठीक है, ये दोनों चीजें इकोनॉमी से रिलेटेड है ना। प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी, ये इन्होंने बना दी स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। इन्होंने क्या बना दी, बैकवर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लगी। वाइब्रेंट से हम बन गए स्टैग्नेंट और प्रॉस्पेरस से बैकवर्ड इंडस्ट्री बन गई, इकोनॉमी बन गई हमारी ब्रिटिश रूल के आने में। उससे पहले हमारी सिचुएशन अच्छी थी। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी के फीचर क्या थे, उसको सम अप करते हैं अब एक एक करके। समझ लगे स्टूडेंट्स आपको? यस। अब हम बात करेंगे इसके फर्स्ट पॉइंट की, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। पहला क्या है, फीचर्स। अब हम बात करेंगे ओवरऑल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी on the eve of independence। पहला क्या था, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी कौन सी होती है, जो रुकी हुई है, जिसमें ग्रोथ नहीं है।
ठीक है, स्टैंडर्ड इकोनॉमी जिसमें कोई लिटिल ग्रोथ या बहुत लो ग्रोथ होती है। इकोनॉमी मतलब इसको हम कह सकते हैं इट इज एन इकोनॉमी विद लिटिल और नो ग्रोथ, जिसमें कोई ग्रोथ या बहुत कम ग्रोथ है जो नेग्लिजिबल है, जो देखी भी नहीं जा सकती। ब्रिटिश ने अटेम्प्टेड किया था हमारे में, यहाँ पे कोई भी चीज वो कैलकुलेट नहीं होती थी, हमें पता ही नहीं चलता था, ठीक है, हम हमारी नेशनल इनकम कितनी है यहाँ पे सर्वे होता था, और ये एस्टिमेट्स जो हमारे इकोनॉमिस्ट निकालते थे वो जेन्युइन तो थे पर वो पूरे एक्यूरेट नहीं होते थे। ओके जी, तो मोस्ट ऑफ द एस्टिमेट जो हमारे इकोनॉमिस्ट हमें देते थे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, वो हमारे देश की ग्रोथ अच्छी तरह नहीं बता पाते थे, और जो ग्रोथ हो रही थी most of the estimates reveal that the country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2%। हमारी ग्रोथ 2% से भी कम थी, ठीक है। तो हमारे ब्रिटिश ने कभी भी, ब्रिटिश अगर मैं बात करूं, ब्रिटिश नेवर अटेम्प्टेड टू नो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं हमारी नेशनल इनकम, नो इंडिया नेशनल इनकम, कभी भी उन्होंने हमारे देश की नेशनल इनकम को जानने की कोशिश नहीं की, एंड पर कैपिटा इनकम, ना ही पर कैपिटा इनकम को जानने की कोशिश करी, ठीक है। हमारे इकोनॉमिस्ट ने तो इंडियन, या लिख लीजिए फ्यू इंडियन इकोनॉमिस्ट, फ्यू इंडियन इकोनॉमिस्ट फॉर एग्जांपल दादा भाई लोजी, ठीक है, विलियम डिबाय, VK RV राव, इन लोगों ने, जैसे RC देसाई, इन लोगों ने एस्टिमेट करने की कोशिश करी थी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम की, बट देयर रिजल्ट्स वर कंफ्लिक्टिंग, उनके रिजल्ट ठीक नहीं थे, ठीक है। ऑन एन एवरेज Indian growth of Indian economy, growth of Indian economy कितनी थी? 2%, 2% थी, ओके। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही कम था हमारे देश में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लो था, विद लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड फेमाइन्स, अकाल पड़ता था, एंड एपिडेमिक्स, महामारियां जल्दी फैलती थी, एपिडेमिक्स वर स्प्रेडिंग, ठीक है। ये महामारियां और भूखमरी के शिकार हमारे देश के लोग होते रहते थे। फेमाइन जो होता है अकाल पड़ना, और एपिडेमिक्स मतलब महामारियां फैलना। तो स्टैंडर्ड इकोनॉमी थी, बहुत ही ज्यादा कम ग्रोथ होती थी हमारी इकोनॉमी, ठीक है। इसके बाद हम अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे, बैकवर्ड इकोनॉमी। अगला पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे? बैकवर्ड इकोनॉमी। तो ये नोट्स स्टूडेंट्स आप जब बनाओ तो आपके पास टेक्नोलॉजी का टाइम है आजकल, आप वीडियो को पॉज करके स्लो करके इस पॉइंट को पूरे कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी, तो बैकवर्ड इकोनॉमी हमारे देश में ये कैसी थी? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के समय में बैकवर्ड इकोनॉमी वेरी लो पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम बहुत कम थी। ओके, द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज पुअर, द
bulk of the population was poor. ठीक है, very poor rather. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, विदाउट सफिशिएंट फूड, खाना तक नहीं था उनके पास, विदाउट sufficient food, without sufficient food, clothing and shelter, clothing and shelter. ठीक है जी, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट थी, वाइड स्प्रेड बहुत बड़े पैमाने पे अनएम्प्लॉयमेंट फैली हुई थी. ओके, और इंपॉर्टेंट था पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी बढ़ी हुई थी. 1947 में अगर हम बात करें, इन द ईयर जब हमारा देश आजाद हुआ, इन 1947 पर कैपिटा इनकम was just ₹230. एक व्यक्ति की पर व्यक्ति आय हमारी कितनी थी? सिर्फ 230 रुपए. तो इस लेवल पे हमारी बैकवर्ड इकोनॉमी थी. स्टूडेंट्स, मैं इसको बहुत स्लो और सिंपल तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में करा रहा हूँ ताकि आप इसको नोट्स के फॉर्म में इजीली बना सको. तो अंडरस्टैंड हो रहा है ना आपको? तो अब हम आगे बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, फीचर्स के. इसका जो तीसरा पॉइंट है, अब मैं वो आपको लिख के दे रहा हूं. ठीक है जी, तीसरा पॉइंट क्या है? एग्रीकल्चर, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर ही डोमिनेट कर रहा था. डोमिनेंस ऑफ, तीसरा पॉइंट क्या है? डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चर ही डोमिनेट कर रहा था उस समय ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. हमारी नियरली 72% पॉपुलेशन थी जो was dependent on agriculture. किस पे डिपेंडेंट थी? Dependent on agriculture. Was dependent on agriculture. एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थी. ठीक है, एंड द contribution of agriculture sector to the GDP, to the ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं, वो कितना था? ओनली 50%. मतलब सारी इकोनॉमी में जो इनकम आती थी एग्रीकल्चर सेक्टर से, वो 50% ही आती थी. बट 72% के आसपास लोग, ठीक है, लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से इन्वॉल्व थे. तो जाहिर है इसकी वजह से क्या होता था? दिस वाज बिकॉज ऑफ, इसका क्या कारण था? बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी. ठीक है, पर एकड़ उसके लैंड में जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उससे कम होता था. owing to which there was low GDP, जिसकी वजह से जीडीपी कम हो. ओके जी, ये हमारा थर्ड पॉइंट है. ओके, अब हम इसके आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की. ओके, पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है? इसमें हम इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे. जो इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है जी, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर में बोलते हैं, हम उसकी बात करेंगे. अब तीसरा सेक्टर हमारा कौन सा आ रहा है? ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन. ब्लीक, चौथा पॉइंट कौन सा आ रहा है? ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन. बड़ा कम इंडस्ट्रियलाइजेशन था. इंडस्ट्रियलाइजेशन तो ब्लीक का मतलब कमजोर, पतला, बड़ा ही पतली या कम ग्रोथ हो रही थी इंडस्ट्री की. सो इंडस्ट्री जो ब्रिटिश रूल के बारे में थी, वो सिर्फ थी इंडिया वाज known for its handicraft.
अपने हैंडीक्राफ्ट की वजह से ही जाना जाता था, अपने हैंडीक्राफ्ट की वजह से ही जाना जाता था। बट इट वाज सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड, बट इट वाज systematically destroyed by ब्रिटिश। इसको ब्रिटिश ने बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से क्या किया, तबाह किया। ठीक है, इंडिपेंडेंस के समय में हमारी जो स्मॉल स्केल या कॉटेज इंडस्ट्री थी वो ऑलमोस्ट यून कर दी। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री was almost ruined, पूरी तरह ही तबाह कर दी थी। ओके जी, इसका कोई वजूद नहीं रहने दिया था। हैवी इंडस्ट्री, जो हैवी इंडस्ट्री थी, हैवी इंडस्ट्री showed a bleak ग्रोथ, बड़ा ही कम ग्रोथ हुआ, बट उसमें भी उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी थी। ओके, वो भी बड़ा कम हुआ था। एंड बल्क ऑफ कैपिटल गुड्स वर टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम, कहाँ से आता था, इंग्लैंड से। कहाँ से आता था, इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से ही आता था। ओके जी, ठीक है ना। जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी, हैवी इंडस्ट्री थी, जिसमें बहुत सारी मशीनें चाहिए होती हैं, वो इंडस्ट्री भी बहुत कम ग्रोथ हुई थी। और वो ग्रोथ जो थी, जो मशीनें आती थी कैपिटल, उसके लिए भी हम डिपेंडेंट थे ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है जी, उसके बाद है हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। तो हम इंपोर्ट पे ही ज्यादातर निर्भर थे, हमारे पास अपने देश में बनाने को कुछ नहीं था। ठीक है जी, उन्होंने इस तरीके का हिसाब किताब कर दिया था, हम हर चीज के लिए दूसरों पे निर्भर थे, खासकर ब्रिटेन के लिए। हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, हम पूरी तरह इंपोर्ट्स पे निर्भर थे। हम पूरी तरह किस पे निर्भर थे, इंपोर्ट्स पे निर्भर थे। ठीक है, तो कंट्री वाज, ठीक है, ऑलमोस्ट आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द कंट्री, आर्म्ड फोर्सेस जो थी हमारे देश की, आर आल्सो डिपेंड अपॉन इंपोर्ट फॉर डिफेंस इक्विपमेंट। इतना बुरा हाल था हमारा, डिफेंस इक्विपमेंट के लिए भी हम दूसरे देश पर, मतलब ब्रिटेन पे ही निर्भर थे, वो सामान भी हमारे पास नहीं था। ठीक है जी, और जो मैंने आपको पहले बताया कि कैपिटल गुड्स वर आल्सो इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। और जो कंज्यूमर गुड्स थी, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स थी, जैसे कंज्यूमर गुड्स जो जिसको होती है कंज्यूमर गुड्स लाइक स्विंग मशीन, ओके जी, और इवन मेडिसिन्स, केरोसिन ऑयल एंड साइकिल्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, इंपोर्टेड। ठीक है, इंपोर्ट ही किया जाता था। तो इससे हमें पता चलता है हर चीज के लिए हम निर्भर थे। हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारे कैपिटल गुड्स, हमारे कंज्यूमर गुड्स किस पे निर्भर थे, इंपोर्ट पे। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं। और अब अगला पॉइंट है 6 पॉइंट, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। क्या पॉइंट है अगला, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। इसको अगला पॉइंट देखो,
6 पॉइंट लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब शहरीकरण, बहुत कम शहरीकरण था। जैसे मैंने आपको बताया हमारा देश तो वैसे भी किसका देश था, गांव का देश है, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन बहुत कम था हमारे देश में। बल्क ऑफ द पॉपुलेशन, बल्क ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस, वो विलेजेस में ही रहते थे, ठीक है जी। और जब 47 में हमारा देश आजाद हुआ इन 1948, ठीक है, ओनली जो स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास अवेलेबल 1948 का, ओनली 14%, 14% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन सिटीज। शहरों में रहने वाले लोग कितने थे, सिर्फ 14%। ओके जी। और दूसरा प्रॉब्लम क्या था, शहरों या गांव में रहने की बात नहीं थी, प्रॉब्लम क्या थी कि रूरल पॉपुलेशन के पास सुविधाएं नहीं थी। पॉपुलेशन लैक अपॉर्चुनिटीज लाइक अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड agriculture, and contribution to agriculture is very low, which leads to their poverty। कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे देश में 14% लोग ही 1948 के समय में कहाँ रहते थे, शहरों में रहते थे। गांव में रहने में प्रॉब्लम कोई नहीं है, बट गांव में रहने से उनके पास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी, ठीक है। आउटसाइड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो वैसे ही वो बड़ा ही लेस प्रोडक्टिव और लो प्रोडक्टिविटी वाला काम था, उसमें आउटपुट जनरेट होती नहीं थी। 72% लोग एग्रीकल्चर पे निर्भर थे, आउटपुट उससे आ नहीं रही थी, और दूसरा उसको वहां कोई काम नहीं मिलता था उन लोगों को, ठीक है। और इसलिए वो चीज उनको पॉवर्टी की तरफ तक थी। ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे सेमी फ्यूडल। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, इसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी भी कह सकते हैं, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगला पॉइंट लिखिए सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। 7 सेमी फ्यूडल, FEUDAL। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी कौन सी होती है, ठीक है, विच इज नॉट कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। इट इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। ये कौन सी थी, मिक्स्ड इकोनॉमी थी। ओके जी, ये कौन सी इकोनॉमी थी, मिक्स्ड इकोनॉमी थी हमारे देश में, ठीक है। उसमें क्या था, मिक्सचर ऑफ, इसमें मिक्सचर ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन methods were adopted, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इससे हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के समय में हमारे देश की लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लो इकोनॉमिक, ये इसको कंक्लूड करने के लिए मैं बता रहा हूँ, कंक्लूड लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी उस समय, ठीक है जी। और वो थी, वो सिर्फ ब्रिटिश क्या करते थे, ओनली
concentrate on their revenue and did nothing for the growth of इंडियन इकोनॉमी। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए कुछ भी नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये टॉपिक तो कंप्लीट होता है, लेकिन मैं समरी में आपको ये 7 के 7 पॉइंट एक बार लिख देता हूं ताकि आप उसको अच्छी तरह याद कर सको। ठीक है जी, इसके तो आप मुझे पता नोट्स भी बना लोगे और रिवीजन भी प्रॉपर्ली यहीं से कर लोगे। ठीक है, तो अब हम इसकी समराइज करते हुए वीडियो को देखते हैं। सातों से सातों पॉइंट आपको एक बार लिख देता हूं। ये है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला पॉइंट क्या है, ये स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ठीक है जी, और दूसरा पॉइंट क्या है, बैकवर्ड इकोनॉमी। दूसरा ये है बैकवर्ड इकोनॉमी। ओके जी, और तीसरा क्या था ये पॉइंट हमारा, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर था। और चौथा था हमारा ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके जी, और पांचवा पॉइंट क्या था, हैवी डिपेंडेंस अपॉन इंपोर्ट्स, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। हम दूसरे देशों पे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए निर्भर थे। लिमिटेड अर्बनाइजेशन था, जिसकी वजह से ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज उनके पास कम थी। और ये क्या आएगा, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, जिसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये 7 पॉइंट हैं हमारे इस फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं ये वीडियो यही कंक्लूड करता हूं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप अगली वीडियोस के लिए और अगले टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।